नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। हम लोग यूपीएससी पीटी पीवाईक्यू हल कर रहे थे, जिसमें इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और पॉलिटी का 2 वीडियो, एक वीडियो आज होगा और अगला वीडियो, इसमें पॉलिटी आपका यूपीएससी पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे आज ही कंप्लीट करने की। और अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो 70 बीपीएससी MCQ प्रैक्टिस नाम से प्ले लिस्ट होगा, उसमें आपको सारे के सारे वीडियो पहले के भी मिल जाएंगे और उनको हल ज़रूर कीजिए। यहीं से घूम फिर कर सवाल आएंगे, इसी प्रकार के सवाल आएंगे, सवाल हल करने के तरीक़ों को भी सीख लेंगे आप। ओके, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। आज तो टेस्ट भी था, टेस्ट भी कंक्लूड हो चुका है आपका और टेस्ट इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स आई होप आपके आए होंगे। आप भी टेस्ट से जुड़ सकते हैं, शानदार टेस्ट होता है, ज़रूर जुड़िएगा। नीचे लिंक रहता, आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको ऐड कर दूंगा। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवास वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी सुनिश्चित करने के लिए, कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन से मंत्रालय केंद्रक अभिकरण या नोडल एजेंसी है जो अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार के मान्यता अधिनियम 2006 को प्रभावी बनाता है? ये कौन सा मंत्रालय है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, जिसका काम है कि 2006 का जो अधिनियम है उसको लागू किया जाए। क्या बोला गया? अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 धारा 11 में यह प्रावधान है कि जनजातीय कार्य संबंधित केंद्र सरकार का मंत्रालय या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगा। अतः विकल्प डी यहाँ पर सही दिया हुआ है। इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि फलाना जो योजना है या कोई एक्ट है वो किस प्रकार से लागू किया जाता है। स्थानीय सुशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। किसका प्रयोग है? संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासनिक प्रत्यायोजन का। किसका प्रयोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रयोग होता है। क्या? तो स्थानीय सुशासन, लोकल जो बॉडीज़ हैं वो, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे वो पंचायत हो, दोनों की ही बात हम इसमें करेंगे। ओके, अगला सवाल है, इस सवाल को ज़रा हल कीजिए। इसमें ऑप्शन निकाल कर देखिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष है क्या? पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। इसका आंसर क्या होगा? पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इसका पहला स्टेटमेंट सही है क्या? 25 साल तो विधायकों के लिए होती है, क्या सांसदों के लिए होती है, पंचायत के लिए भी होता है क्या? पहले का आंसर हो जाएगा बी, केवल बी दूसरा सही है। पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगर पंचायत कोई भंग हो जाती है और नई पंचायत का गठन होता है तो बाकी बचे हुए समय के लिए ही वह कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा। दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। पहला क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि भाई 25 वर्ष नहीं होगा, ये 21 वर्ष इसका उत्तर होना चाहिए। 21 वर्ष कम से कम आयु चाहिए पंचायतों में चुनाव में भाग लेने के लिए। अगर आप 21 वर्ष से ज़्यादा के हैं तो पंचायत के चुनावों में भाग ले सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? मूल उद्देश्य इसका क्या सुनिश्चित करना है? पंचायती राज का विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। अब मुझे बताइए इसमें से क्या क्या इसका मूल उद्देश्य है। हो सकता है कि कुछ आपको उद्देश्य लग रहा हो लेकिन वो मूल उद्देश्य उसका ना हो, मुख्य पर्पस ना हो उसको बनाने का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। आपको दूसरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा। राजनीतिक जवाबदेही नहीं बल्कि विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यही 2 मुख्य मूल उद्देश्य होते हैं लोकल बॉडी बनाने के, पंचायती राज बनाने के। राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित करना मूल उद्देश्य नहीं होता है। हम लोगों पर राजनीतिक चीज़ों की जिम्मेदारी थोप नहीं रहे हैं, बल्कि हम ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। इसलिए इसका पहला और तीसरा हो जाएगा। अगर आप दूसरे को एलिमिनेट करते तो आसानी से आपका आंसर निकल कर आ रहा था। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये सवाल आपको आसान लग रहा है ना? यहाँ पर अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप डी मारेंगे, मुझसे लिख लीजिए, आप 1 2 3 4 मार कर आ जाएंगे, क्योंकि आपको चारों ही सही लग रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा।
73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों का गठन किया गया था। पेशा अधिनियम आया है अगला बंधुओं, पेशा अधिनियम है, जरा इसको हल कीजिए। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पीईएसए अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? पेशा का एक उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। सुशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्र में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना। इसमें से कौन सा पेशा अधिनियम का उद्देश्य नहीं है, मूल उद्देश्य नहीं है? आसान सवाल नहीं है ये, हल कीजिए इसको। पॉलिटी का जो मैंने टेस्ट लिया है उसे मैं हल करवा चुका हूँ आप लोगों से। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर होगा। जनजातीय क्षेत्र में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण, इसमें कहीं पर भी इसका मेंशन नहीं किया गया है कि स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण होगा, बल्कि इसका आंसर होगा स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आसान सवाल नहीं था, शानदार सा क्वेश्चन था, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते थे एक ही तरह के आंसर से। ओके, अगला सवाल है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार अथवा दोनों के प्रकृति एवं विस्तार के निर्माणाधीन प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होता है? तो यहाँ पर प्राधिकारी होता है मुख्य रूप से ग्राम सभा। उसी एक्ट के तहत में ग्राम सभा को ही अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी चीज़ के विस्तार या निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। गांव से प्रारंभ होगा, ग्राम सभा को ये अधिकार दिया गया है। इस पर यूपीएससी ने 2018 में रिपीट करके फिर से सवाल पूछा था कि इस अधिनियम के अनुसार वन अधिकारों के प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने, उससे संबंधित दावों की सुनवाई का अधिकार ग्राम सभा को है। अतः विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? ग्राम सभा की भूमिका कठिन सवाल है ये, इस तरह के सवाल आसानी से आप हल नहीं कर पाएंगे। चर्चा में रहता है जनजातीय क्षेत्र, पंचायती राज, ग्राम सभा, ये सब क्या है कि अधिनियम 1996 के अंतर्गत क्या भूमिका है ये आपको बताना है। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र जिनका डिफाइन किया गया संविधान में, वहाँ तक क्या बोला गया? ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण को रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्व लाइसेंसिंग प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक होती है। ये पूछा गया है आपसे, इनमें से कौन कौन सी शक्तियाँ पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम में उनको शक्तियाँ दी गई है? तो पहले का आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों के दोनों सही है यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा अथवा पंचायतों सलाह लेना जरूरी होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के पास भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होगी। अतः कथन 1 बिल्कुल सत्य है। दूसरा भी सत्य है कि वन उपज पर उनका स्वामित्व होगा, लघु वन उपज पर। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में केवल लघु खनिजों के मामले में खनन का पट्टा प्रदान करने के लिए उनको छूट ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य होता है। लघु खनिजों के खनन के लिए ग्राम सभा का अनुमति आवश्यक होता है। अगर बड़े स्तर पर खनिज वगैरह का हमें खनन करना है तो उसके लिए आवश्यक नहीं होता है। अतः कथन 3 यहाँ पर असत्य दिया हुआ था। ये लोकल बॉडी से जुड़े हुए जो कानून है उसके कारण से ये अलग अलग जनजातीय क्षेत्रों को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं और उसी के अधिकार से आपसे सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है कि भारत में महानगर योजना समिति पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। यह महानगरीय क्षेत्र में सरकार के प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है आपसे। तो इसका 1 और 2 सत्य होगा। तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। क्या है इसमें मैं पढ़ देता हूँ आपको। तीसरा स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं। खैर चलिए मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ कि आर्टिकल 243(1) के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए, जितने भी बड़े महानगर के क्षेत्र हैं,
विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा, इसलिए ये तो सत्य है, पहला भी सत्य था। तीसरा में क्या सत्य है कि महानगर योजना समिति का कार्य केवल विकास योजना को राज्य सरकार तक भेजना है, न कि सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करना है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का भी पूर्ण स्वामित्व पूरा करती है। नहीं, लागू करने का स्वामित्व महानगर योजना समिति के पास नहीं होता है, बल्कि योजना केवल आप स्टेट गवर्नमेंट तक भेज दीजिए, लागू करना पूर्ण रूप से राज्य सरकार का काम होता है। इसलिए यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ था वो असत्य दिया हुआ था। अगला है आपका संविधान संशोधन 73वां अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहन प्रदान करना है, निम्नलिखित किस या किन चीज़ों की व्यवस्था करता है। तो 73 संविधान संशोधन के द्वारा किन किन चीज़ों की व्यवस्था की गई है? जिला योजना समिति के गठन करने की, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, और तीसरा जो है यहाँ पर वो सही दिया हुआ है, पहला ही यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जिला योजना समिति को गठित करने का प्रावधान 74 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिका से संबंधित खंड में किया गया है, और यहाँ पर तो 73 संविधान संशोधन पंचायत वाला पूछ रहा है, जबकि जिला योजना समिति तो नगर पालिका को लेकर जो संशोधन हुआ है उसमें लाया गया था, इसलिए पहला ही गलत हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा तो 3 स्टेटमेंट को हम लोग काट देंगे और अपना उत्तर सी निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। आपको ये देखना चाहिए था कि जिला योजना समिति ये 74 संविधान संशोधन में गठित किया गया था, नगर पालिका के लिए गठित किया गया था, न कि ग्राम पंचायत के लिए, इसलिए पहला ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर निकल कर दूसरा और तीसरा आ जाएगा। इस तरह के जो सवाल होते हैं देखने में आपको कठिन लगेंगे, लेकिन एक एलिमिनेट कीजिए केवल आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल संविधान संशोधन से है। देखिए जरा क्या है कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। ये कब होता है? संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है, तो पहला ही काट देंगे हम लोग, पहला ही काट देते हैं। दूसरा तीसरा तो पढ़ा भी नहीं है, इसका आंसर दूसरा और तीसरा निकल कर आ जाएगा कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि वो अपनी अनुमति दें। ये बिल्कुल सही होता है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध भी नहीं है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कथन 1 यहाँ पर सही नहीं था, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही था। अगला सवाल देखिए क्या है। आयोग और अधिकरणों से जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। काफ़ी कठिन सवाल है ये, इसको इतना आसानी से हल नहीं कर सकते। जो लोग बोलते हैं कि केवल फैक्ट यूपीएससी नहीं पूछती, उनके लिए सवाल है ये। यहाँ पर नंबर देकर पूछा हुआ है, अंक देकर पूछा हुआ, बताइए सही या गलत है। कि विधिक सेवा प्रदान करने वाला प्राधिकरण, सर्विस अथॉरिटी, लीगल और सर्विस अथॉरिटी, इनमें से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं देते हैं? कई सारे नागरिक होते हैं विशेष प्रकार के, भारत में ही हैं, जिनको निःशुल्क विधिक सेवा भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो किसको किसको निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध करवाया जाता है, ये आपको चुनना है। जरा ऑप्शन देखिए क्या क्या है। पहला है 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले ओबीसी के सदस्यों को, सभी वरिष्ठ नागरिकों को। किसको भारत सरकार फ्री में लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाती है? सरकार कानून तक सबकी पहुंच के लिए, जस्टिस के लिए फ्री में सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो बताइए इनमें से क्या हो जाएगा आंसर? काफ़ी कठिन है ये। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2, और केवल 1 और 2। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति, गरीब वर्ग, और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को ये सेवा प्रोवाइड करवाई जाती है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत विधिक सेवा प्रदान करने हेतु मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु न्यूनतम वार्षिक आय निर्धारण करने की शक्ति राज्यों को दी गई है। इस संदर्भ में अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग सीमाएं तय की गई हैं। अधिनियम के अंतर्गत ओबीसी के लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं की गई है, अतः कथन 3 सही नहीं होगा। सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सेवा प्रदान करने के संबंध में भी चर्चा नहीं की गई है,
इसलिए 3 और 4 तो निश्चित तौर पर गलत होगा। तो 3 और 4 को काट देंगे तो आपका आंसर निकालकर 1 और 2 आ जाएगा। दिल्ली में ही 2 लाख से कम आय वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को विधिक सेवा की व्यवस्था की गई है। कथन 2 सही है। इस प्रकार उपलब्ध विकल्पों के आधार पर कथन ए इसमें सबसे सही होगा। जितने ऑप्शन अवेलेबल हैं उनमें से इसमें ए सबसे सटीक आंसर होगा। हालांकि आय का निर्धारण राज्यों द्वारा किया जाता है, कितने आय तक के लोगों को फ्री में लीगल सर्विस मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। ओके, अगला सवाल है कि एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी से भिन्न है। सीपीसीबी और एनजीटी इन दोनों में भिन्नता है, पता ही होगा आपको कैसे भिन्नता है। तो किस प्रकार से भिन्न है। एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। सीपीसीबी के लिए क्या कोई एक्ट नहीं है क्या। एनजीटी के लिए 2010 में एक्ट बनाया गया था। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतम न्यायालय में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। पहले का आंसर क्या हो जाए, केवल दूसरा सही है, पहला बिल्कुल गलत है। दोनों का गठन जो है वो एक्ट के द्वारा ही किया गया है। एनजीटी का 2010 में एक्ट लाया गया था और सीपीसीबी का सितंबर 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम एक्ट के तहत में उसका स्थापना किया गया है। इसलिए पहला यहाँ पर सही नहीं है, दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है, दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल देखिए क्या है कि भारत के निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है क्या, क्या सही लग रहा है आपको। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव व उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। ये कौन सी बातें लिखी हो भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। दूसरा पहला दोनों गलत हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 3 सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग में, वर्तमान में 3 निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं, 3 होते हैं। दूसरा तो बिल्कुल गलत ही है। चुनाव आयोग का ये काम होता है, चुनाव आयोग का काम होता है, चुनाव का गृह मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए केवल 3 यहाँ पर सही होगा। भारत सरकार ने नीति आयोग का स्थापना नियम से किसका स्थान लेने के लिए किया है, तो ये योजना आयोग का स्थान लेने के लिए किया था। 2015 का पेपर आज तक का यूपीएससी का सबसे घटिया पेपर था। 2015 में 115 नंबर गया था कट ऑफ। उस समय ही इस तरह के ऑनलाइनर सवाल पूछे गए थे। आप सवालों का स्तर देख ही रहे। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछ लिया था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला सवाल है कि निम्न से कौन से भारत में योजना से संबंध है। योजना से संबंध है वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ग्रामीण संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, संघीय शहरी विकास मंत्रालय और संसद। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 5, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद जो हैं ये योजना से संबद्ध होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। इसका उद्देश्य योजना प्लानिंग के कार्यान्वयन राज्यों को सहयोग प्रदान करना था। और उसके अलावा केवल संसद ही है जिसका योजनाओं से कोई लेना देना होता है, बाकी जितने भी बॉडी है उनका योजनाओं से कोई खास लेना देना होता नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप 2 और 5 मार सकते हैं। काफ़ी कठिन और घटिया सवाल था ये। अगला है निम्न से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की रचना करते हैं, कौन कौन उसमें शामिल होते हैं। आसान सवाल नहीं है, आप अभी भी भूल जाएंगे कि राष्ट्रीय जो विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री, अध्यक्ष वित्त आयोग, संघीय मंत्रिमंडल का मंत्रीगण, राज्यों के मुख्यमंत्री। तो कौन इसमें शामिल होते हैं, तो 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 हो जाएगा। वित्त आयोग का राष्ट्रीय विकास परिषद से क्या लेना देना, वो तो 5 सालों में गठित होती है एक बार, और उसका काम मूल रूप से है कि भाई वित्त का आवंटन केंद्र राज्य में बताना। उसका राष्ट्रीय विकास परिषद से क्या काम, अगर आप दूसरा को काटते तो भी आपका आंसर आसानी से निकल सकता था। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, इसका आंसर निकाल सकते थे आप। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है आपका, निम्न से किस या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में किसका उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अभी बताया कि 1952 में इसका स्थापना किया गया है। योजना आयोग भी 1951 में स्थापित हुआ है। क्षेत्रीय परिषद में भी बाद में स्थापित हुई हैं। इनमें से किसी की भी चर्चा नहीं की गई है संविधान में किसी की भी चर्चा नहीं की गई। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत में किया गया है। अतः यह सांविधिक निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इनमें से किसी की भी चर्चा संविधान में नहीं किया गया है, किसी की भी चर्चा संविधान में नहीं है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल था ये। आपको लग रहा होगा कि क्या ही सवाल था, लेकिन ये एग्जाम में पूछेगा तो आप घबरा जाएंगे। वहाँ पर आपको लगेगा कि राष्ट्रीय जो क्षेत्रीय विकास परिषद है वो संविधान में चर्चा है, तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर रखिए।
इस सवाल को हल कीजिए। परिसीमन आयोग के बारे में बताना है। परिसीमन आयोग के आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। परिसीमन आयोग का आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और लोकसभा और राज्यसभा में रखा है तो भी उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। कौन सा सही होगा इसका? पहले का आंसर हो जाएगा सी। परिसीमन आयोग सबसे पावरफुल आयोग होता है भारत में, जिसमें लोकसभा राज्यसभा भी कुछ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी उसके जो रिकमेंडेशन है उसको हाथ लगा सकती है। केवल और केवल परिसीमन आयोग ही उसका हल कर सकता है। इतनी पावरफुल होती है। आपने कभी सुना था कि किसी चीज़ को लोकसभा और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छुआ ना जा सके? वो है परिसीमन आयोग की शक्ति। प्रत्येक चुनाव के पश्चात इसका गठन किया जाता है लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों को परिवर्तित करने के लिए, बढ़ाने घटाने के लिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। संवैधानिक बॉडी होती है, बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है। परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है? जनगणना के आधार पर विधानसभा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना। परिसीमन आयोग के आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि परिसीमन आयोग के आदेश को लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभा में रखा जाता है किंतु कोई सुधार या संशोधन नहीं कर सकती है। अभी तक केवल 4 बार 52, 63, 73 और 2002 यही सवाल 2024 पीटी में पूछा गया था। 24 के पीटी में यही सवाल पूछा गया है। यही सवाल 24 के पीटी में पूछा गया है कि परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार किया जा चुका है, तो 4 बार किया जा चुका है। यूपीएससी पीटी 2024 का ये सवाल है। पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए। आप बहुत सारे सवाल आपको अपने आंसर में अपने एग्जाम में यहीं से दिखेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे? स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार का अंग माना जाता है। अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के कल्याण है तो अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानिक अनुदान के अनुरूप। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ग्राम सभा की शक्ति और कार्यों के अनुरूप। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 किस किस के द्वारा पारित था? कौन कौन से एक्ट ऐसे थे जो उसको समर्थन प्रदान कर रहे थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल और केवल 1 होगा। दूसरे तीसरे से इसका कोई खास लेना देना था नहीं। और आर्टिकल 21 में स्वस्थ पर्यावरण का जो अधिकार दिया गया है उसके तहत ही इसको मान्यता दी जा सकती है। वो इसको सपोर्ट कर रहा था। बाकी दूसरे जो हैं और तीसरा जो उससे कोई लेना देना है नहीं। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। 2011 में पूछा गया था। भारत के वित्त आयोग के बारे में ज़रा पढ़िए क्या है कि सही कथन आपको चुनना है। ये वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्वाह प्रोत्साहित करता है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। वो वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ उपयुक्त ABC कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो बिल्कुल सही कोई भी सही नहीं है। इसका काम केवल और केवल, काम ध्यान में रखिए, केवल और केवल सेंटर और स्टेट के बीच में वित्त के आवंटन को सुनिश्चित करना है। उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। कहीं पर कुछ भी रिकमेंड नहीं कर सकती है ये। वित्तीय पारदर्शन पारदर्शिता बिल्कुल नहीं, बकवास काम है ये। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या लेना देना हो गया? ONGC, HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ये सब कंपनियों से क्या लेना देना हो गया? विदेशी पूंजी से क्या लेना देना हो गया? लॉजिक लगाकर ध्यान से पढ़िए, आप झट से इसका आंसर निकाल जाएंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। ऊपर के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। अगला सवाल है आपका, वित्त आयोग के कार्य वगैरह लिखा हुआ है तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि किसी क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, 5th शेड्यूल के अंतर्गत लाया जाए, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है कि इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करते हैं? सर्वोत्तम रूप से क्या होगा? इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लग जाएगी। इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन हो जाएगा। इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र बदल जाएगा। जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। अगर किसी राज्य में 5th शेड्यूल के तहत में क्षेत्रों को लाया गया है तो उसका क्या परिणाम होगा? 5वीं और 6ठी जो शेड्यूल है ये अनुसूचित जनजाति संबंधित है, इतना तो आप पढ़ चुके हैं। अब उसका क्या परिणाम होगा
यही पूछा गया है आपसे। ध्यानपूर्वक देखिए, हल कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनों को गैर जनजातियों को अंतरित करने पर रोक लग जाएगी। बाकी इसका कोई परिणाम नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए। ओके, यही इसमें हो सकता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। भारत में संपत्ति का अधिकार जो है उसकी क्या स्थिति है वर्तमान में। तो पहले ये मूल अधिकार का भाग था, लेकिन बाद में इसको ख़त्म करके आर्टिकल 300 के तहत वैधानिक अधिकार का अधिकार बना दिया गया। तभी वर्तमान में क्या है, तो यह एक विधिक अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, जो केवल नागरिकों को नहीं किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, आकृत व शून्य घोषित किया जा सकता है। तो 5वीं अनुसूची में शक्ति दिया गया है कि निजी जो लोग हैं उनको जनजातीय इलाकों में खनन के लिए नहीं दी जा सकती है ज़मीनें। भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण और नल और वाइड घोषित किया जा सकता है। 5वीं अनुसूची में राज्य में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अतिरिक्त में अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बंद किया गया है। ATMM के बारे में 6th शेड्यूल में बात की गई है। 5वीं में ATMM की बात की गई है। 5वीं में ATMM के अतिरिक्त की बात की गई है। 6ठी में ATMM की बात की गई है। ध्यान से देख लीजिएगा 5वीं और 6ठी शेड्यूल को। UPSC में तो 101 सवाल जरूर पूछा जाता है हर साल ही लगभग में, आप देख ही रहे होंगे हर साल एक सवाल है। अगला है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। 1951 में 9वीं अनुसूची को 9th शेड्यूल को भारत के संविधान में शामिल किया गया था और ये प्रावधान बनाया गया था कि 9th शेड्यूल में शामिल विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में ये शक्तियाँ हैं कि वो 9th शेड्यूल में शामिल विषयों का भी न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों को किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी। 356 का प्रयोग कर रहा है, राष्ट्रपति शासन लगा रहा है, तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी कि सस्पेंड होगी। उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। सी ऑप्शन क्या है? उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। 19 कब निलंबित होता है? 19 तो ऑटोमेटिक रूप से राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कि उस राज्य की सभी जो शक्तियां हैं वो संसद के अधीन आ जाएंगी, संसद उसका उपयोग करेगी, लेकिन सस्पेंड होगा। वहाँ की विधानसभा जो है वो सस्पेंड होगी, न कि भंग होगी। जैसे ही राष्ट्रपति शासन खत्म होगा, विधानसभा अपने आप स्वरूप में आकर काम करने लग जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बी सही था भाई, बाकी सारे के सारे गलत दिए हुए हैं। आर्टिकल 19 जो है ये राष्ट्रपति शासन में निलंबित नहीं होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। ओके, अगला सवाल है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल संसद के ही पास तो अधिकार होगा कि किसी को 9th शेड्यूल में डालना है या नहीं डालना है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। केशवानंद भारती के केस और IR कोहिलू ये 2 केस हैं जिसके पश्चात से सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम किसी भी संविधान के भाग में आप संशोधन कीजिए, डालिए, लेकिन हम किसी का भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं मूल अधिकार के नाम पर और मूल ढांचे के नाम पर। इसलिए पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा बिल्कुल गलत है। शानदार सा सवाल था ये। अगला सवाल देखिए क्या है कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची को उपबंध निम्नलिखित में किसके लिए किए गए हैं। तो ये अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए हैं। ए इसका आंसर हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था ये, 2015 में पूछा गया था। 2015 का पेपर आज तक का सबसे आसान UPSC का पेपर था। अगला सवाल है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है। तो भारत के संविधान के 10th शेड्यूल में दल बदल विरोध की जो एक्ट रखे गए हैं 10th शेड्यूल में है। 10वीं अनुसूची में दल बदल की भावनाओं को रखा गया है। और 1985 में 85 में
52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जिसमें क्या कहा गया है कि दल बदल से जुड़ी हुई जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। शिक्षा पर कौन कौन से प्रावधान प्रभाव डालते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो बिल्कुल सही बात है भाई। सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार वगैरह जो चीज़ें हैं वो सब तो पहले डीपीएसपी में ही थी और अभी भी हैं कई सारी चीज़ें। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय बिल्कुल ये भी करती हैं, पंचायतों के तहत भी और म्यूनसिपैलिटी के अंतर्गत भी स्कूल होते हैं। 5वीं अनुसूची, 6ठम अनुसूची, 7म अनुसूची सभी जगहों पर है शिक्षा की बात की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सभी के सभी जो नीचे दिए गए इन सभी का शिक्षा से कोई ना कोई लेना देना तो है ही, सभी का लेना देना है शिक्षा से, एजुकेशन से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी के सभी हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य सूची, समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। शिक्षा का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए 7वीं अनुसूची से भी संबंधित होगा ये। अब अगला जो सवाल है, यहाँ से करीब में 22 सवाल बच गए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगले वीडियो में आपका पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा, जो कि कल या परसों में ही हो जाएगा, और उसके पश्चात से ज्योग्राफी आपका शुरू हो जाएगा। ज्योग्राफी के PYQ UPSC का हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।